हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। दोस्तों, आज हमारा यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और ये प्रैक्टिस सेट एक्स रे टेक्नीशियन से लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट साबित होगा। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं जो आयोग द्वारा पूछे गए, उनको ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और अब जो प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, वो ज़्यादातर प्रश्नों हम लोग कर चुके हैं, रिपीटेड प्रश्न मिल रहे हैं। तो अब बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी रिविजन करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन-सा है? आप सब लोग जानते हैं, सारस क्रेन या इसे क्रोंच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, याद रखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम आपका ग्रस एंटीगोन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे जाते हैं राजकीय से रिलेटेड। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा ना होकर कभी-कभी स्वैम्प डियर भी लिखा होता है या फिर दलदली हिरन भी लिखा होता है। क्लियर है? इसका साइंटिफिक नेम रुसरवस डबोसिली, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अगर हम राजकीय पुष्प की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे हम टेसु भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कभी-कभी ये पलाश ना होकर या टेसु ना होकर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट नाम से भी दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प किस नाम से भी जाना जाता है? जैसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की लौ या आग भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये जो पलाश था, इसको एज अ राजकीय पुष्प के रूप में 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, साइंटिफिक नेम सराका अशोका, याद रखेंगे। राजकीय जलीय जीव गांगे डेल्फिन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राजकीय खेल हॉकी हॉकी है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में 2 मछलियां और एक जोड़ी तीर और धनुष है। क्लियर है? ये राजकीय चिन्ह में जो जो 2 मछलियां हैं, ये कहाँ से ली गई, ये भी पूछा जाता है। तो ये रूमी दरवाजे से ली गई हैं। और एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था, ये 2 मछलियां हैं, ये किस चीज़ का प्रतीक हैं? तो ये अवध के नवाबों का प्रतीक है, इस बात को याद रखेंगे। इस राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकृति मिली थी, इस बात को भी याद रखेंगे। भाई, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा 2 हैं। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। हिंदी उत्तर प्रदेश की प्रथम प्रथम राजकीय भाषा कब घोषित हुई? तो अक्टूबर 1947 को, 1947 को राजकीय भाषा घोषित हुई। वहीं इसको 26 जनवरी 1968 से, इम्पोर्टेंट है, 26 जनवरी 1968 से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय हैं, उनमें हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। इस बात को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। वहीं उर्दू को 1989 में राजकीय भाषा के रूप में दर्जा मिला, द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में। क्लियर है? ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ठीक है, रचनाएं दी गई हैं और उनके कवि दी गए हैं, कौन किसने किसके रचनाकार हैं। अगर हम अमृतलाल नागर की बात करें तो मानस का हंस इनकी रचना है, ये ठीक है। मन्नू भंडारी की बात करें तो आपका बंटी नामक रचना मन्नू मन्नू भंडारी की, इस बात को याद रखेंगे। झूठा सच, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, यशपाल जी की रचना है। वही अग्निगर्वा की बात करें तो अग्निगर्वा रामेश्वर शुक्ल की रचना नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो फिर ये अग्निगर्वा अगर रामेश्वर शुक्ल की नहीं है तो ये किनकी है? तो याद रखेंगे, अग्निगर्वा आपकी अमृतलाल नागर की रचना है, याद रखेंगे। और ये समर्पित किनको है? ये महादेवी वर्मा को समर्पित है, जिनका जन्म, महादेवी वर्मा वही हैं जिनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, यामा इनकी रचना है। रामेश्वर शुक्ल की अगर हम बात करें, इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, पहले तो याद रखेंगे रामेश्वर शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तारे इनकी रचना है। यह वह बहुत तेरे रामेश्वर शुक्ल की रचनाएं, इंपॉर्टेंट है। नई इमारत रामेश्वर शुक्ल, उल्का रामेश्वर शुक्ल, मारू प्रदीप रामेश्वर शुक्ल की रचनाएं। इसके अलावा यशपाल जी के बारे में हम डिस्कस करें, जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। जन्म का स्थान इनका भूमपाल गांव में हुआ था, जो हमीरपुर कहाँ का? पंजाब का, नॉट उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब में इनका जन्म हुआ था, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, भूमपाल गांव। यशपाल की रचनाओं की बात करें तो झूठा सच इनकी रचना इंपॉर्टेंट है। तेरी मेरी उसकी बात, ये इंपॉर्टेंट है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल जी की रचना है। इस रचना के लिए इन्हें 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
तो पूछा जा सकता है यशपाल जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1976 में। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1976 को साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस कवि को मिला? तो आप बताएंगे यशपाल जी को मिला। पिंजरे की उड़ान यशपाल जी की एक रचना है, याद रखेंगे। इसके अलावा यशपाल जी को 1970 में पद्म भूषण भी दिया गया था। इनकी डेथ की अगर हम बात करें तो 26 दिसंबर 1976 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? वाराणसी में हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि किस संस्थान ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया? एक तो प्रश्न में ही एक क्वेश्चन याद करने को मिला कि ये उत्तर प्रदेश में छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ? तो छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में हुआ, इस बात को याद रखेंगे। ऐसे भी पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ, ठीक है। ये कब हुआ? 27 सितंबर 2024 को ये स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसको किन के द्वारा कराया गया, यहाँ पर ये पूछा है। तो CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय उद्योग संघ परिसंघ द्वारा ये छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कराया गया। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। बाकी अगर हम CII के बारे में बात करें तो सबसे पहले CII का फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे हिंदी में हम भारतीय उद्योग परिसंघ कहते हैं, याद रखेंगे। ये एक गैर सरकारी संगठन है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो CII आपका एक गैर सरकारी संगठन है। CII की स्थापना की बात करें तो 1895 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली में, याद रखेंगे। वर्तमान में CII के अध्यक्ष की बात करें, पूछा जा सकता है, तो संजीव पुरी इसके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये जीके के परफेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम CII के महानिदेशक की बात करें तो चंद्रजीत बनर्जी इसके महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा ऑप्शन में फिक्की भी था। फिक्की की अगर हम बात करें तो फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं। ये भी आपका नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि गैर सरकारी संगठन है। फिक्की की स्थापना 1927 को ही, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। 1927 फिक्की की स्थापना हुई। फाउंडर इसके कौन है? तो घनश्याम दास बिरला फिक्की के मेन फाउंडर हैं, इस बात को याद रखेंगे। हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली। अध्यक्ष इसके वर्तमान में सुब्रकांत पांडा है, इंपॉर्टेंट है। सुब्रकांत पांडा फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले पॉइंट, अगला ऑप्शन था एसोचैम। एसोचैम की फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। एसोचैम की स्थापना 1920 को ही, याद रखेंगे। दरअसल प्रश्न मालूम है कैसे पूछा जा सकता है, ये संगठन दे देंगे, उनकी स्थापना याद दे देंगे कि बताओ मैच करो किसका गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे। एसोचैम की स्थापना 1920, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। वर्तमान इसके अध्यक्ष संजय नायर हैं, क्लियर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है? एल्युमिनियम के लिए इंपॉर्टेंट है और सरल है, आप कर सकते थे। आप जानते हैं कि रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, तभी तो रेणुकूट में हिंडाल्को इंडस्ट्री है जो आपकी एल्युमिनियम की है, और ये है कहाँ पर? रेणुकूट सोनभद्र में है, ठीक। अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारखानों की बात करें, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स आपका मडवाडी वाराणसी में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम उर्वरक कारखाना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 उर्वरक कारखाना है, एक आपका फूलपुर में है और दूसरा आपका आंवला में है। फूलपुर का मतलब आपका प्रयागराज में है और आंवला मतलब बरेली, क्लियर है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में 2 उर्वरक कारखाना, एक आपका फूलपुर, और फूलपुर कहाँ है? प्रयागराज में है। दूसरा आपका आंवला जो आपका बरेली में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है ये भी, मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है? तो मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा पूछा जा सकता है डीप फ्रीज मीट प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये आपका फिरोजाबाद में है, याद रखेंगे। और फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर हम ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्य ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपका झांसी में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखाना की बात करें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखाना आपके चुर्क एंड डला में है, और चुर्क एंड डला दोनों कहाँ है आपके, ये सोनभद्र में है, इसको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए परमाणु ऊर्जा केंद्र या परमाणु शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ये आपका नरोरा और ये आपका बुलंदशहर में है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में चमड़ा का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा का प्रमुख केंद्र कानपुर में है। हालांकि आगरा में भी होता है, बट मेनली केंद्र कानपुर माना जाता है। उत्तर प्रदेश में गंधक का तेजाब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंधक का तेजाब एवं बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो ये आपका कानपुर में, याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण साबित होगा एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूछा जाए सोडा एस और अमोनिया क्लोराइड कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सोडा एस और अमोनियम क्लोराइड के कारखाना उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है, इसको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कृत्रिम रबड़ बनाने के कारखाने उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं, तो कृत्रिम रबड़ बनाने के उत्तर प्रदेश में दो कारखाने हैं। एक आपका मोदी नगर में है, और मोदी नगर आपका कहाँ है, गाजियाबाद में, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका प्रतापपुर मेरठ में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कृत्रिम रबड़ बनाने के दो कारखाने उत्तर में हैं, एक आपका गाजियाबाद, दूसरा आपका मेरठ। अगर वो पर्टिकुलर स्थान का नाम पूछता है तो गाजियाबाद में मोदी नगर और प्रतापपुर मेरठ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लौह कणों से युक्त सिलिका बालू बनाने का प्रमुख कारखाना कहाँ है, किसकी बात कर रहे हैं, सिलिका बालू बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ में है, और ये शंकरगढ़ है कहाँ पर, प्रयागराज में है। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ये शंकरगढ़ जो कि प्रयागराज में किस चीज के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है, तो ये सिल्का बालू के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, शंकरगढ़। क्लियर है। इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये साफ दिखाई दे। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए पॉलीएस्टर रेसे बनाने का कारखाना कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉलीएस्टर रेसा बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में है। क्लियर है, कहाँ पर है, बाराबंकी। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित है, तो मसाला पार्क बरेली, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रयागराज महाकुंभ कब आयोजित हुआ था, तो प्रयागराज महाकुंभ आप जानते हैं 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ चला। इस महाकुंभ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, दो गीत लॉन्च किए गए थे। ठीक है, जब महाकुंभ आयोजित हुआ था तो दो गीतों को लॉन्च किया गया था। एक गीत आपका महाकुंभ है नाम से, और दूसरा था आपका जय महाकुंभ। ये महाकुंभ है नाम का गाना कैलाश खेर द्वारा गाया गया था, और इसको दूरदर्शन द्वारा तैयार किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वहीं जय महाकुंभ गाना रतन प्रसन्ना द्वारा गाया गया था, और इसे आकाशवाणी द्वारा तैयार किया गया था, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान एक चैनल भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था कुंभवाणी चैनल, FM 103.5, ये भी याद रखेंगे, और ये आकाशवाणी द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस वर्ष चालू की गई थी, बस इतना पूछा था, और ये इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश में हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को हुई थी, याद रखेंगे, एग्जैक्ट डेट 24 जनवरी 2018। अगर आपसे बात करें ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जापान सरकार द्वारा लाया गया था। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जापान सरकार का है, जो कि 1979 में प्रारंभ हुआ था। हो सकता है कि डीप में कथन या स्टेटमेंट के माध्यम से पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कंगना रनौत हैं, इस बात को याद रखेंगे। बाकी हर एक जिले का अपना एक उत्पाद है, उसको आप जरूर याद करें, इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। क्लियर है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट भी स्टार्ट किया था। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट अगर पूछा जाए तो ये 2022 में शुरू हुआ। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट वन 2022, जबकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018, याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, याद रख लेंगे। बाकी मोस्टली जिलों के कॉमन हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे गेम हैं
स्पोर्ट हैं जो उसी ज़िले के हैं, तो ये इनको एटलीस्ट याद कर लेंगे। बाकी आप जिस ज़िले में रहते हैं उसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए लॉन टेनिस किस ज़िले का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है? तो याद रखेंगे लॉन टेनिस प्रयागराज का। इसके अलावा लॉन टेनिस किसी राज्य का नहीं किसी ज़िले का नहीं है। इसलिए ये यूनिक स्पोर्ट हमने रखे हुए हैं। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रयागराज का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट क्या है? तो याद रखेंगे लॉन टेनिस। कबड्डी की अगर हम बात करें कन्नौज का है। शूटिंग आपका वांदा का है। तैराकी पीलीभीत और फुटबॉल हाथरस का है। याद रखेंगे ये सभी इंपॉर्टेंट है। पता है कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? ये आपके जिले दे दिए जाएंगे और उधर आपका स्पोर्ट दे दिया जाएगा, मैचिंग करने के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आएगा। उत्तर प्रदेश के जनपदों का पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा गया था। तो ये मैप बहुत ढंग से देखेंगे तब इन प्रश्नों को हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछा जाए, और भी जिलों को दे दिया जा सकता है। उत्तर से पश्चिम, पूरब से दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण तरफ पूछ दिया जाएगा। ठीक है? आप यहाँ पर औरैया पहले आता है पश्चिम में, फिर हमीरपुर, फिर फतेहपुर, फिर जौनपुर, ये इसका आंसर था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। निम्न जो जिले पूछे जाते हैं उसको आप याद रखेंगे एस कार की तरह। एस कार करके एक ट्रिक याद रखेंगे। एस से आपका है सिद्धार्थनगर, के से आपका कबीर नगर, ए से आपका अंबेडकर नगर और आर से आपका रविदास नगर। ठीक है, इनका क्रम से पूछा जाता है। एस कार से याद रखेंगे ट्रिक। एस से आपका सिद्धार्थ नगर, के से आपका कबीर नगर, ए से अंबेडकर नगर और आर से रविदास नगर, जिसे हम भदोही कहते हैं। ये सीक्वेंस याद रखेंगे। पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण में कौन से जिले हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम दिए गए थे और पूछा गया था कि इनको मैच करना है कि कौन सा डैम किस जिले में है। तो अधवा डैम, जिसे हम अधवा डैम भी कहते हैं, अधवा डैम करा चुके हैं ये हम पहले ही। आपका कहाँ पर है? मिर्जापुर में। ठीक है, अधवा डैम कहाँ है? आपका मिर्जापुर में है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिर्जापुर में और कौन कौन से डैम है ये याद होने चाहिए। ये पहले ही प्रश्न ये करा चुके हैं डैम वाले। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन करते हैं। जिरगो जलाशय या जिरगो डैम कहाँ पर है? जिरगो डैम आपका मिर्जापुर में। औरेरा डैम आपका इंपॉर्टेंट है मिर्जापुर में। मेजा डैम आपका बेलन नदी पर बना हुआ है और ये आपका मिर्जापुर में। सिरसी जलाशय या सिरसी डैम भी आपका बांध कहाँ पर है? मिर्जापुर में है और ये बखेर नदी पर है। बाकी ये उन्हीं नदी पर है जिसमें हम नदियों का नाम नहीं लिखे हुए हैं, यानी कि वो उसी नाम पर की नदी पर है। ठीक है, मेजा डैम आपका बेलन नदी पर है। सिरसी डैम आपका बखेर नदी पर है, मिर्जापुर में है। देवरी बांध की बात करें तो इंपॉर्टेंट है। देवरी बांध आपका सोनभद्र में है। देवरी बांध आपका कहाँ है? सोनभद्र में। इसके अलावा सोनभद्र में और कौन कौन से डैम है याद रखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम आपका कहाँ पर है? सोनभद्र में है। और सोनभद्र में कहाँ पर? पीपरी में। ये पहले भी प्रश्न कर चुके हैं अभी। और ये आपका रेंद नदी पर है। इसके अलावा ओबरा डैम कहाँ पर है? ओबरा डैम आपका सोनभद्र में भी तो है। सोनभद्र में कहाँ पर? रोवर्ट्सगंज में है और ये आपका रेंद नदी पर। कन्हर डैम आपका कहाँ है? कन्हर डैम भी आपका रोवर्ट्सगंज में है और ये आपका सोनभद्र में है, कन्हर नदी पर है। याद रखेंगे। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, केवलारी डैम। केवलारी बांध आपका महोबा में है। क्लियर? केवलारी बांध महोबा में है। महोबा में इसके अलावा अर्जुन बांध है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला। देखो, अर्जुन बांध से लाभान्वित दो जिले हैं, एक आपका हमीरपुर और एक आपका महोबा। बट ये डैम है कहाँ पर? महोबा में। इस बांध का लाभ लेते हैं हमीरपुर भी। ठीक है, इसके अलावा सलारपुर बांध कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सलारपुर बांध आपका महोबा। ठीक है, पहाड़ी बांध की बात करें तो पहाड़ी बांध आपका झांसी में। याद रखेंगे ये किस नदी पर बना हुआ है? धसान नदी पर बना हुआ है। पहाड़ी बांध झांसी धसान नदी पर। इसके अलावा झांसी की अगर हम बात करें, परीक्षा बांध आपका कहाँ है? झांसी में। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये रिनाउंड हो गया। अब ज्यादातर ये नहीं पूछा जाता। ये पहाड़ी, केवलारी, देवरी, ये तो हम लोगों ने जल्दी बुक में भी नहीं मिलते हैं ना, तो याद रखेंगे। और परीक्षा बांध की बात करें तो ये आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, सुकमा डुकमा बांध आपका झांसी में। सुकमा डुकमा किस नदी पर है? ये भी आपका बेलन नदी पर है। पथराई बांध आपका कहाँ है? झांसी में है। ऐसे याद रख सकते हैं, पथराई मतलब पत्थर। पत्थर मार मार के झांसी में अंग्रेजों को हम लोगों ने भगाया था, ऐसे करके आ सकते हैं। ठीक है, झांसी की रानी लड़ा था, बहुत पत्थर चलाए गए थे। पहुज बांध इंपॉर्टेंट है। पहुज बांध आपका झांसी में है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था, ये तो सरल था। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था, क्लासिकल डांस ऑफ यूपी। तो कथक आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कथक है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितने क्लासिकल डांस है? पहले 8 थे,
एक और दे दिया गया जिसका नाम है छऊ। छऊ भी 3 प्रकार के होते हैं, मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ और सरायकेला छऊ। ठीक है। बाकी शास्त्रीयता आप जानते होंगे कि किस राज्य का कहाँ का कौन सा क्लासिकल डांस है। इनका वर्णन नाट्य शास्त्र में दिया गया है और नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 में उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना हुई। इसके अलावा कुछ ये संस्थान है और इनके वर्ष मैचिंग में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपसे बात करें भातखंडे संगीत संस्थान, ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान है कहाँ पर? ये आपका लखनऊ में, इसको याद रखेंगे। इसकी नींव कब रखी गई? इसकी कहानी थोड़ा अलग है, इसको समझते हैं। इस भातखंडे संगीत संस्थान का पहले नाम भातखंडे संगीत संस्थान नहीं था, याद रखेंगे। 15 जुलाई 1926 को इसकी नींव रखी गई, याद रखेंगे। ये वाले पॉइंट पूछे जाते हैं, ये चारों ही दिए जाते हैं, उनके ईयर पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना। 15 जुलाई 1926 को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक नाम से स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर? लखनऊ में। किसके द्वारा की गई? ये किनके प्रयासों द्वारा? पंडित नारायण भातखंडे द्वारा की गई, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक म्यूजिक जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1926 को हुई, इसका नाम बदल दिया गया 1960 में, और नाम क्या कर दिया गया? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय इसका नाम कर दिया गया। फिर आगे चलकर ये जो संगीत महाविद्यालय है जिसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय 26 मार्च 1966 को, अगेन हम बता रहे हैं 26 मार्च 1966 को संस्कृति विभाग के अधीन आ गया। फिर यही आपका महाविद्यालय 24 अक्टूबर सन 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। ये कहानी थी। तो कुल मिलाकर ये इसकी स्थापना 1926 को ही याद रखेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है? अगला पॉइंट क्या है? राज्य ललित कला अकेडमी, इंपॉर्टेंट है। ललित कला यहाँ पर होगा, ललित का नहीं होगा। राज्य ललित कला अकेडमी आपका लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे। ध्यान देना, इसको कंफ्यूज ना करना। राज्य ललित कला परिषद आपका वाराणसी में, ये कई बार हमने आपको बताया है। जब भी हम ललित कला अकेडमी की बात करते हैं तो परिषद को भी बताते हैं। तो राज्य ललित कला परिषद आपका वाराणसी में, जबकि राज्य ललित कला अकेडमी आपका लखनऊ में है। 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारतेंदु नाटक अकेडमी की अगर हम बात करें, ये भी आपका लखनऊ में है। अगस्त 1975 को इसकी स्थापना हुई। भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। 13 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी 1963, याद रखेंगे। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? ये पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। 1988-89 में इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें, अगर आपसे पूछा जाए, ये कुछ जगह का नाम दिया गया और पूछा गया था कि 10वां प्रश्न ये पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम सुमेलित देख लेते, सही से याद कर लेते हैं, ठीक है। शंकर विमान मंडपम की बात करें, ये आपका प्रयागराज में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंटली। शंकर विमान मंडपम प्रयागराज। लाल किला आप सब जानते हैं, आगरा। ग्रीन पार्क स्टेडियम आप सब परिचित हैं, कानपुर। मेहताब बाग ऑप्शन में ये दिया था लखनऊ, तो यही आपका गलत था। तो मेहताब बाग जो है वो लखनऊ में ना होकर कहाँ पर है? आगरा में, याद रखेंगे। बाकी आगरा, कानपुर, इन सब के बारे में हमने पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास आप जरूर देखें अगर नहीं देखी है तो। इसके अलावा पूछा गया था उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में पूछा गया था कि कौन सा स्थल है। तो उत्तर प्रदेश के 6 ऐसी साइट हैं, स्थल हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं, याद रखेंगे। ताजमहल आपका यूनेस्को लिस्ट में है, स्थल है, आपका याद रखेंगे। और 1983 को इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगरा फोर्ट भी आपका इसके अंतर्गत आता है, 1983 में इसको भी शामिल किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले इन्हीं 2 स्थलों को शामिल किया गया, याद रखेंगे, 1983। फतेहपुर सीकरी आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, 1986 में इसको शामिल किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तब फतेहपुर सीकरी 1986। इसके अलावा सारनाथ भी आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है, 1988।
वाराणसी रिवर फ्रंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वाराणसी रिवर फ्रंट 2021, यही दो ऑप्शन में दिए गए थे और 1 और 2 ये आंसर था, बाकी 2 और थे जो नहीं थे, ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा आइकॉनिक साड़ी वीविंग क्लस्टर ऑफ इंडिया इन वाराणसी 2014, ये भी आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी कुछ चीजें हैं जो शामिल हैं यूनेस्को की। रामलीला, रामलीला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है और इसको 2008 में शामिल किया गया था, याद रखेंगे। सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में काशी को 2016 में शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। कुंभ मेला भी आपका यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सारे फैक्ट यूनेस्को से रिलेटेड यूपी में जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा पूछा गया था उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। आप सब लोग जानते हैं श्री सतीश महाना जी उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, और ये हैं कहाँ से, कानपुर से है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं जहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है वो डिस्कस करते हैं, क्लियर है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा की, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहली बार गठन कब हुआ ये पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश वर्तमान में 18वीं चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 18 विधानसभा गठित हो चुकी हैं, 18 बार, ठीक है। तो पहली का गठन कब हुआ ये हमें पता होना चाहिए। 8 मार्च 1952 को पहली विधानसभा का गठन हुआ, याद रखेंगे। और इसका विघटन कब हुआ, 31 मार्च 1957 को इसका विघटन हुआ, क्लियर है। इसके अलावा वर्तमान में आप जानते 18वीं विधानसभा चल रही है, पूछा जा सकता है। इसका गठन 11 मार्च 2022 को हुआ, ठीक है, कब हुआ, 11 मार्च 2022 को 18वीं विधानसभा का गठन हुआ। और आप जानते हैं 18वीं विधानसभा में कौन मुख्यमंत्री है, क्या है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे, इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि ये विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं का गठन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है, इस बात को भी याद रखेंगे। इन 403 सीट में एससी कैटेगरी के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं, जबकि 2 सीटें एसटी के लिए। वो 2 सीटें कौन कौन सी, ओबरा एंड दुद्दी, क्लियर है, ओबरा एंड दुद्दी 2 सीटें रिजर्व हैं एसटी के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है कि किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, तो प्रयागराज सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। कितनी सीटें यहाँ पर, 12 हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा ये अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट और हैं, सर्वाधिक 3 बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले 2 व्यक्ति हैं आपके आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी, याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से जो व्यक्ति जो 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी, याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ऐसे अध्यक्ष बताइए जो मुख्यमंत्री भी बने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो याद भी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे विधानसभा अध्यक्ष बने हैं जो मुख्यमंत्री भी बने हैं, जिनका नाम है बनारसी दास, ठीक है, बनारसी दास और रघुपति श्रीपति मिश्र, क्लियर है। बनारसी दास एंड श्रीपति मिश्र 2 ऐसे अध्यक्ष हैं विधानसभा के जो मुख्यमंत्री पद पर भी रहे, क्लियर है। इसके अलावा ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो 18वीं विधानसभा चल रही है इसमें महिलाओं सदस्य कितनी है या महिलाओं की संख्या कितनी है। तो इस विधानसभा में वर्तमान जो 18वीं चल रही है 51 महिलाएं हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगेन गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर है, आप बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं, रेहंद नदी पर है, पीपरी सोनभद्र में है। इसके अलावा ओबरा बांध रेहंद नदी पर रोवर्सगंज में, कनर बांध आपका रोवर्सगंज कन्हेर नदी पर है, क्लियर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव बस फैक्ट्री कहाँ पर, ये मडवाडी वाराणसी में। और बाकी वाराणसी के बारे में बहुत कुछ हम पहले ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा ये पॉइंट याद रखेंगे, ये करंट का क्वेश्चन है, बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग मिला है कब, 15 अप्रैल 2025 को। अप्रैल 2025 में बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को
जीआई टैग मिला है, याद रखेंगे। इसके अलावा संस्थान दिए थे और उनका स्थान पूछा गया था कि कौन सा संस्थान कहाँ पर है, मैच कीजिए। आप जानते हैं एनएसआई मतलब राष्ट्रीय सरकार संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। इसके अलावा ये जो एनएसआई है, राष्ट्रीय सरकार संस्थान है, यहाँ पर भारत का पहली बार एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया चीनी पर। चीनी का पहला एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर बनाया गया, एनएसआई में बनाया गया, इस बात को याद रखेंगे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में है। इसके अलावा पूछा जाता है एमएनआईआईटी यानी कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ, आपका प्रयागराज में है। ये सब करा चुके हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये आप जानते हैं इज्जत नगर बरेली में है। क्लियर है। ये प्रश्न भी देखो करा चुके हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है, अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो हमने ये कई बार बताया है। जब जब वाराणसी का जिक्र हुआ है इसको हमने जरूर बताया। ठीक है, तो दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है, ये आपका वाराणसी में बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाराणसी में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है, वाराणसी में। देश का पहला हिंदी साहित्यिक भाषा संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, वाराणसी में बनाया जा रहा है। इसके अलावा वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये आपका वाराणसी में। वाराणसी में भी कहाँ पर, ये आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है, बनाया जा रहा है। और ये पॉइंट और जानने को मिला, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में कैंसर संस्थान है, उसका क्या नाम है, बता सकते हैं, कमेंट करके बताएं। चलो हम बता देते हैं, मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान वाराणसी में। जबकि आपसे जेके कैंसर संस्थान पूछा जाए तो आपका कानपुर में है, याद रखेंगे। इसके अलावा ये प्रश्न भी पूछा जाता है, सरस्वती भवन पुस्तकालय कहाँ पर है, ये आपका वाराणसी में है, 1914 में स्थापित हुआ था। और ये आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बना हुआ है। इसके अलावा अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम पहले ही डिस्कस करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। हमने पहले ही बताया था, उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो शंकरगढ़ क्षेत्र आपका सिलिका रेत के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलिका बालू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये शंकरगढ़ क्षेत्र है कहाँ पर, प्रयागराज में। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की। क्लियर है, तो ये आप सब जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा की गई। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। फतेहपुर सीकरी 1573 से लेकर 1588 तक मुगल राजधानी रहा। ठीक, मुगल काल की राजधानी फतेहपुर सीकरी 1573 से लेकर 1588 तक रहा। फतेहपुर सीकरी अगेन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। ये भी पूछा जा सकता है कि फतेहपुर पूछे जाते हैं इस प्रकार से, तो डिस्टेंस याद रखना, 40 किलोमीटर दूर है आगरा से। फतेहपुर सीकरी में जन्म हुआ है किनका, जहांगीर और शेख सलीम चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ है, फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में आपका बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी। जोधाबाई महल कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी। दीवाने खास फतेहपुर सीकरी। बीरबल का महल कहाँ पर है आपका, फतेहपुर सीकरी में। मरियम का महल कहाँ है आपका, या मरियम का मकबरा आपका कहाँ है, इंपॉर्टेंट है ये आपका फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, अमीर खुसरो का जन्म पूछा था कहाँ पर हुआ, या अमीर खुसरो किस शहर से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, और पटियाली आपका कासगंज में है। कासगंज जिसे हम सोरो भी कहते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है। इसके अलावा अमीर खुसरो को भारतीय तोता के नाम से जाना जाता है, इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरुजी का नाम याद रखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किस चीज की खोज की, कव्वाली की खोज अमीर खुसरो ने की। तराना अमीर खुसरो, कौल कलवान अमीर खुसरो। तबला और सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो को कहा माना जाता है। क्लियर है, तबला और सितार, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और आज का अंतिम प्रश्न ये है कि वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में किस नदी पर एक नया रेल सह सड़क पुल बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका गंगा नदी पर बनाया जा रहा है, याद रखेंगे। बाकी वाराणसी में देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया है, वाराणसी में बनाया गया। ये किस नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, और वाराणसी में कहाँ, रामनगर में। इसका उद्घाटन 12 नवंबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, इस बात को याद रखेंगे।
ये जो मल्टी मॉडल टर्मिनल की क्षमता की अगर हम बात करें, ये 1.25 एमटीपीए इसकी क्षमता है। ये है क्या मल्टी मॉडल टर्मिनल? ये एक नदीय बंदरगाह है और इस बंदरगाह का या इस मल्टी मॉडल टर्मिनल का संचालन कौन करेगा? ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये 20 प्रश्न थे जो आपके एक्स-रे टेक्नीशियन में पूछे गए थे और आपको देख रहे होंगे ज़्यादातर प्रश्न पड़े हुए हैं, मोस्टली प्रश्न पड़े हुए हैं। आराम से आप अब जो पढ़ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, रिवीजन करते रहें, तैयारी करते हैं, लगे रहें। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप जॉइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।